हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं निर्मला शर्मा, स्वागत है आप सबका। फ्रेंड्स, आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसे आपने आरबीएससी की 6 to 10th बुक्स पढ़ी, मैं ये नहीं कहती आप उन बुक्स को मत पढ़ो, आप चैप्टर पढ़ो, फिर उसका जो सार है, उन जो चैप्टर्स का सार है वो मैंने इसमें लिया है। देखिए 4-5 क्लास में अपनी ये जो 6 क्लास की हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी 5-6 क्लासेस में। तो जैसे आज मैंने हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर लिया है, वो ही इसमें ऐड किया है जो आपकी बुक में है। जो फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के बुक में है, उसमें जो ऐसी बातें हैं जो एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाने वाली है, जो केवल समझने के लिए हैं, वो मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। मैंने जो सार है उस इन बुक्स का सार करके नोट्स बनाए हैं। ये पढ़ने के बाद या फिर पहले आप चैप्टर पढ़ लो, फिर इन नोट्स को पढ़ लो, तो आपका चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा। हालांकि मैंने इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा है जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और वो बुक में है, ऐसा कुछ नहीं है। आप पढ़ो। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं 6 क्लास का चैप्टर फर्स्ट, हमारा अतीत। ठीक है, देखिए पुरातत्व स्रोत। जो पुरातत्व, जो प्राचीन सभ्यताएं वगैरह हैं, इनको जानने के स्रोत कौन कौन से हैं। पत्थर या धातु पत्र पर जो लेख उत्कीर्ण किए जाते हैं उन्हें शिलालेख कहते हैं। शिलालेख किसे कहते हैं? जो धातु या किसी लेख पर उत्कीर्ण किए जाते हैं, लेख जो किसी धातु या पत्थर पर उत्कीर्ण किए जाते हैं, वो क्या होते हैं? शिलालेख होते हैं। शिला मतलब पत्थर ही होता है। फिर है प्राचीन काल के भवन, स्मारक, किले, सिक्के, शिलालेख आदि सभी पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने आप से इसमें कुछ नहीं जोड़ा है, मैंने जो बुक में सार है वो लिया है। साहित्यिक स्रोत। देखिए इसमें साहित्यिक स्रोत में क्या क्या आते हैं। साहित्यिक स्रोत वे होते हैं जो किसी भी भाषा में लिखित रूप से प्राप्त होते हैं, जो किसी लेखक की रचनाएं वगैरह होती है, ठीक है, वो साहित्यिक स्रोत कहलाते हैं। इनमें क्या क्या आते हैं? कहानियाँ, कथाएं, किसी भाषा एवं लिपि के ग्रंथ साहित्यिक स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखो, जो प्राचीन समय में साहित्य को जानने के जो वंशावलियाँ वगैरह लेखन करते थे वो क्या कहलाते थे? उसमें आते थे राव, जिन्हें बड़वा कहते हैं, भाट, बारोट, जग्गा, तीर्थ, पुरोहित, रानीमंगा, हेलवा, पंजीकार आदि। अनेक समुदायों ने उस वंशावली लेखन द्वारा भारतीय नृवंश का संपूर्ण विवरण अपनी भइयों में संजोए रखा है। साहित्यिक स्रोत में ये सब आते हैं। ठीक है, जो वंशावलियाँ लिखी जाती है, राजा महाराजाओं की प्रशंसा में प्रशस्तियाँ लिखी जाती है, वो सब इनमें आते हैं। देखिए, भारत में अनेक लेखकों के पास हर जाति का इतिहास सुरक्षित है। जैसे पुराऐतिहासिक काल का मानव जीवन, मनुष्य जन्म से लेकर लिपि विकास तक का काल प्राग ऐतिहासिक काल, पुराऐतिहासिक काल कहा जाता है। जब मनुष्य का जीवन प्रारंभ हुआ था, उससे लेकर लिपि विकास तक का काल क्या कहलाता है? पुराऐतिहासिक काल कहलाता है। मनुष्य की उत्पत्ति लगभग 40 लाख वर्ष पूर्व हुई होगी। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि मनुष्य की उत्पत्ति 40 लाख वर्ष पूर्व हुई होगी। ठीक है, विश्व में अनेक स्थानों पर मानव की खोपड़ियाँ व हड्डियाँ प्राप्त हुई है, वे लगभग 1.5 लाख वर्ष पुरानी हैं। जो खुदाई में जो मानव की खोपड़ियाँ वगैरह जो मिली हैं, उनमें ये जो पुरानी कितनी है? 1.5 लाख वर्ष लगभग पुरानी है। आज से 10,000 वर्ष पूर्व का काल पुराऐतिहासिक काल माना जाता है। आज से 10,000 वर्ष पूर्व का काल क्या माना जाता है? पुराऐतिहासिक काल माना जाता है। उस काल में आदि मानव झुंड बनाकर जंगलों में भोजन की तलाश में घूमता था। उन्हें लिपि वगैरह इस चीज़ का किसी का ज्ञान नहीं था, वो केवल झुंड में रहते थे और जंगलों में इधर से उधर यायावर भटकते रहते थे। पत्थर से आग जलाता था,
पत्थर के बर्तन एवं औजारों का उपयोग करता था। स्थायी जीवन का आरंभ कब हुआ? स्थायी जीवन का आरंभ सर्वप्रथम मनुष्य ने तांबे की खोज की। ये प्रश्न भी आया हुआ है। तांबा किससे बना है? जस्ता और सीसा से। ठीक है। सिंधु सरस्वती सभ्यता। देखिए, सिंधु सरस्वती सभ्यता वैसे पढ़ने में हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ती जाएगी इनका विस्तार भी आगे से बढ़ता जाएगा। मैंने इस चैप्टर में वो ही लिया है जो 6th क्लास में लिखा हुआ है। देखिए, सिंधु सरस्वती सभ्यता नगर सभ्यता है। खोज 1922 में पंजाब के हड़प्पा, बाद में सिंध में मोहनजोदड़ो नामक स्थान की खोज हुई थी। ठीक है। आगे मुख्य स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कोटदीजी और दो बार आ गया कोटदीजी। ये तो है कहाँ पे? पाकिस्तान में। पंजाब रोपड़ पंजाब में है। गुजरात में कौन कौन सी है? लोथल व धोलावीरा है। राजस्थान में है कालीबंगा। यह संस्कृति संपूर्ण सिंध, बलूचिस्तान, पूर्व एवं पश्चिम पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात और उत्तरी राजस्थान में फैली हुई है। प्रश्न आया हुआ है कि सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ नहीं था? उनमें 4 तो इनमें से ऑप्शन थे और एक अन्य ऑप्शन था। तो हमें पता होना चाहिए कि सिंधु सभ्यता का विस्तार संपूर्ण सिंध प्रांत, बलूचिस्तान, पूर्व एवं पश्चिमी पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात और उत्तरी राजस्थान में फैली हुई थी। यह संस्कृति ईसा से 2500 वर्ष एवं वर्तमान से 4500 वर्ष पुरानी मानी जाती है। ये फैक्ट 6th क्लास की बुक में लिखे हुए हैं। सिंधु नदी की माँ कौन सी है? सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को सिंधु नदी की माँ कहा गया है। सिंधु सरस्वती सभ्यता का नगर नियोजन सबसे महत्वपूर्ण सिंधु सभ्यता में उसका नगर नियोजन माना जाता है। मुख्य विशेषता क्या है इसकी? नगर नियोजन है। ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने दुर्ग थे जहां शासक वर्ग के परिवार रहते होंगे, जहां शासक वर्ग के परिवार रहते थे। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक उसमें निम्न स्तर का शहर था, जिसे एक निम्न स्तर का शहर था जहां ईंटों के मकानों में नगर के अन्य लोग रहते होंगे। देखो, इसमें कोई फिक्स नहीं है कि ऐसा था ही क्या, बस अनुमान लगाया जाता है कि ऐसा हुआ होगा। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और नगर आयताकार खंडों में विभक्त था। आयताकार खंडों में ऐसे विभक्त था। ठीक है, आयताकार। ठीक है। हड़प्पा के दुर्ग में सबसे अच्छी इमारतें धान्यागारों की थी। जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें जो सबसे अच्छी इमारत थी वो कौन सी थी? धान्यागार, जहाँ धान्य अनाज वगैरह रखे जाते थे। ये आयताकार नदी के पास बनी होती थी और ये जो धान्यागार है ये नदी के पास बनी होती थी, शायद व्यापार की दृष्टि से कि जहाज़ों से नदी के पास में अगर धान्यागार होगा तो वहाँ से ही उसको निर्यात कर दिया जाता था। इन्हीं के पास भट्टियाँ थी। नगर का वह भाग जनसाधारण के रहने के लिए वह योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया था। कुछ घरों में कुएं प्राप्त हुए हैं। इससे यह पता चलता है कि घरों में पानी सदैव रहता था। मकानों में स्नानागार भी थे और मोहनजोदड़ो का स्नानागार तो जिसको महान इमारत की संज्ञा दी गई है, और वो किसने दी है आप कमेंट करके बताइएगा। खुदाई से पता चलता है कि इस सभ्यता में 3 सामाजिक वर्ग रहते होंगे। एक शासक वर्ग जो दुर्ग में रहता था, दूसरा व्यापारी वर्ग जो दूसरे भाग में रहता था, तीसरा मजदूर वर्ग जो आसपास के किसान अन्न पैदा करते थे और गांव में रहते थे। 3 प्रकार
के लोगों का वर्णन है। एक तो शासक वर्ग जो दुर्ग में रहता था, और एक व्यापारी, और तीसरा मजदूर या किसान। घर का गंदा पानी निकालने के लिए नालियाँ प्रायः जमीन में दबाकर बनाई जाती थी। और नालियों के लिए तो कालीबंगा अपनी राजस्थान वाली प्रसिद्ध है, जहाँ लकड़ी की नालियाँ थी। मिस्र व नील नदी सभ्यता। देखिए, सिंधु सभ्यता के बारे में 6th क्लास में इतना ही दिया हुआ है। इसके बाद में बताया गया है मिस्र की नील नदी सभ्यता। अफ्रीका के उत्तर पश्चिम मिस्र क्षेत्र में नील नदी के दोनों किनारों पर यह सभ्यता फैली है। मेसोपोटामिया की दजला फरात सभ्यता वर्तमान इराक के 2 आब मेसोपोटामिया स्थान पर है। ठीक है, फिर है इस स्थान की अन्य सभ्यता है सुमेरिया, बेबीलोनिया में है असीरिया, चीन की हुआंगहो नदी सभ्यता। ये इनके सिंधु सरस्वती सभ्यता के ही समकालीन मानी जाती है। राजस्थान के प्रमुख पुरातात्विक स्थल राजस्थान में कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है कालीबंगा, जिला हनुमानगढ़, खोज 1961 में भूकंप के साक्ष्य। फिर है आहड़ नदी बेड़च, जिला उदयपुर, उपनाम ताम्रनगरी। इसको ताम्रनगरी कहते हैं। और गणेश्वर को ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ठीक है, गिलूंड कहाँ है? राजसमंद में है। बागोर भीलवाड़ा में है, कोठियारी नदी पर। यह बनास संस्कृति के नाम से भी जानी जाती है। बागोर भीलवाड़ा वाली जो सभ्यता है वो बनास संस्कृति के नाम से भी जानी जाती है। पाषाण यहाँ की मुख्य विशेषता क्या है कि यहाँ पे पाषाण एवं ताम्रकालीन उपकरण मिले हैं। 5वीं है बालाथल, उदयपुर, ताम्र संस्कृति के अवशेष। यहाँ पे ताम्र संस्कृति के अवशेष मिले हैं। ये क्या है? बालाथल कहाँ है? उदयपुर में। फिर है 9 है भरतपुर, तांबे और हड्डियों के उपकरण, लोहे की कुल्हाड़ी वगैरह यहाँ पे मिली है। फिर है चंद्रावती, सिरोही में है। यहाँ किले के अवशेष एवं अनाज संग्रह के कोठार मिले हैं। यहाँ एक विशाल दुर्ग था। बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है कि दुर्ग के अवशेष किस सभ्यता से मिले हैं। यह परमार शासकों की क्या है? परमार शासकों की राजधानी थी। कौन सी? चंद्रावती परमार राजवंश की राजधानी थी। ये प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ है। पश्चिमता, देखो 6th क्लास में से कितने प्रश्न पूछे गए हैं? एक 6th क्लास की बुक में से, एक चैप्टर में से। पश्चिमता कहाँ है? राजसमंद में। पश्चिमता मेवाड़ क्षेत्र की आहड़ बनास सभ्यता से संबंधित है, जो कि हड़प्पा के समकालीन है। नक्काशीदार जार, टेराकोटा के मनके। टेराकोटा क्या होता है? मिट्टी से बनाए गए। फिर है शंख, जवाहरात, जिसे लेपिस लेजुली कहा जाता है। लेपिस लेजुली के अवशेष कहाँ मिले हैं? पश्चिमता राजसमंद में। ये लेपिस लेजुली क्या है? अर्धकीमती पत्थर जो अफ़गानिस्तान के बदख्शां में पाया जाता था, मतलब वहाँ से आयात किया जाता था। ठीक है, आगे देखिए और क्या मिला है। नीले रंग का बहुमूल्य पत्थर, कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन और 2 भट्टियों या चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं। आगे है अपनी गणेश्वर नदी, कौन सी है? कांतली, जिला सीकर। ताम्र पाषाण की वस्तुएं भारी मात्रा में मिली है। ताम्र सभ्यताओं की जननी से कहा गया है। फिर है बैराट, जयपुर में है। महाभारत काल में यह मत्स्य जनपद की राजधानी थी। यहाँ से सम्राट अशोक के शिलालेख भी मिले हैं। तो फ्रेंड्स, ये 6th क्लास की हिस्ट्री का पहला चैप्टर था, जो सार रूप में मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। पहले आप चैप्टर पढ़िएगा, फिर ये देखिएगा, इसमें मैंने मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं छोड़ा है। सारांश लास्ट में, हम बुक का पूरा पार्ट नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए अंत में रिवीजन वर्क के लिए मैंने ये नोट्स बनाए हैं। अगर आपको पसंद आए, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।